हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल, फर्स्ट है भरहुत स्तूप। भारतीय संस्कृति को पेश करता है। भरहुत स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भारतीय संस्कृति को पेश करता भरहुत स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरहुत स्तूप सतना जिले में स्थित है। इससे पहले यह भव्य स्तूप नागौर में स्थित था। इससे पहले भरहुत स्तूप नागौर में स्थित था। भरहुत एक ऐसा स्थान है जो बौद्ध स्तूप और तमाम सुंदर कलाकृतियों एवं तोरणों के लिए विख्यात है। भरहुत स्तूप एक ऐसा स्थान है जो बौद्ध स्तूप और तमाम सुंदर कलाकृतियों एवं तोरणों के लिए विख्यात है। आगे देखते हैं। भरहुत स्तूप आकर्षक एवं प्राचीन स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करीब 150 ईसा पूर्व में किया गया था। प्राचीन स्तूप का निर्माण भरहुत स्तूप सम्राट अशोक द्वारा करीब 150 ईसा पूर्व में किया गया था। हालांकि इसके निर्माण के वर्ष का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। वहीं साल 1873 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने मध्य प्रदेश के इस प्रख्यात भरहुत स्तूप की खोज की थी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी। आगे देखते हैं। भरहुत स्तूप किस भाग में स्थित चारों तरफ करीब 7 फीट ऊंची बाहरी दीवार का निर्माण किया गया था, जिसमें 4 तोरण द्वार भी थे। चारों तरफ करीब 7 फीट ऊंची बाहरी दीवार का निर्माण किया गया था, वह जिसमें 4 तोरण द्वार भी थे। वहीं इसका व्यास करीब 68 फीट था। भरहुत स्तूप का व्यास 68 फीट था। आगे देखते हैं। कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक श्री कनिंघम ने इस स्तूप को 2 बार खोदा था और उसके अति महत्वपूर्ण अवशेषों को कोलकाता के एक शानदार म्यूजियम में सुरक्षित रखा था। भरहुत स्तूप के ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक कनिंघम ने इस स्तूप को 2 बार खोदा था और उसके महत्वपूर्ण अवशेषों को कोलकाता के एक शानदार म्यूजियम में सुरक्षित रखा था, जबकि भरहुत स्तूप के कुछ अन्य अवशेषों को इलाहाबाद के एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। भरहुत स्तूप के कुछ अन्य अवशेष हैं जिनको इलाहाबाद में एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एरन। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वतमालाओं के उत्तर में एक पठार पर स्थित एक वैष्णव क्षेत्र है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वतमालाओं के उत्तर में एक पठार पर स्थित एक वैष्णव क्षेत्र है, जो मंदिरों की एक महान श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। एरन मंदिरों की महान श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। इस स्थल पर 4 सांस्कृतिक स्थल मिले हैं। प्रथम ताम्र समयीय कालीन, द्वितीय लोह युगीन तथा अन्य 2 परवर्ती हैं। प्रथम ताम्र समयीय कालीन, द्वितीय लोह युगीन तथा अन्य 2 परवर्ती है। यहाँ से पंचमार्क सिक्कों के भारी भंडार मिले हैं। एरन से पंचमार्क सिक्कों के भारी भंडार मिले हैं। आगे देखते हैं। एरन गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ से गुप्त काल के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एरन गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण नगर था, वह यहाँ से गुप्त काल के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की एक शिलालेख में एरन को एरकिन
कहा गया है। सम्राट समुद्रगुप्त की एक शिलालेख में एरन को एरकेन कहा गया है। इस अभिलेख को कन्निंघम ने खोजा था। यह वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। इस अभिलेख को कन्निंघम ने खोजा था व यह वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। यह भग्न अवस्था में है, फिर भी जितना बचा है उससे समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। एरन, यहाँ समुद्रगुप्त सम्राट बुद्धगुप्त का भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि पूर्वी मालवा भी उसके साम्राज्य में शामिल था। पूर्वी मालवा भी उसके साम्राज्य में शामिल था। सम्राट बुद्धगुप्त का भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं व इससे यह ज्ञात होता है कि पूर्वी मालवा भी उसके साम्राज्य में शामिल था। इसमें कहा गया है कि बुद्धगुप्त अधीनता में यमुना और नर्मदा नदी के बीच के प्रदेश में महाराज सुरसिम चंद्र शासन कर रहा था। अधीनता में यमुना और नर्मदा नदी के बीच के प्रदेश में महाराज सुरसिम चंद्र शासन कर रहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चंदेरी। चंदेरी पर गुप्त प्रतिहार गुलाम तुगलक, खिलजी, अफगान, गौरी राजपूत और सिंधिया वंश ने शासन किया है। चंदेरी पर गुप्त प्रतिहार गुलाम तुगलक, खिलजी, अफगान, गौरी राजपूत और सिंधिया वंश ने शासन किया है। राणा सांगा ने चंदेरी को महमूद खिलजी से जीता था। महमूद खिलजी से राणा सांगा ने चंदेरी को जीता था। जब सभी प्रदेशों पर मुगल शासक बाबर का आधिपत्य था तो 1527 में एक राजपूत सरदार ने चंदेरी पर अपनी पताका लहराई। 1527 में एक राजपूत सरदार ने चंदेरी पर अपनी पताका लहराई जब सभी प्रदेशों पर मुगल शासक बाबर का आधिपत्य था। इसके बाद इसके शासन की बागडोर जाट पूरन मनल को हराकर इस किले पर कब्जा किया। आगे देखते हैं। यहाँ पर 9वीं 10वीं सदी के कई जैन मंदिर स्थित हैं। चंदेरी में 9वीं और 10वीं सदी के कई जैन मंदिर स्थित हैं। इसकी वजह से यहाँ जैन तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। यहाँ चंदेरी का किला बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षण है। चंदेरी किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षण है। किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका को भीम का निवासी भी कहते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। भीमबेटका को भीम का निवास भी कहते हैं। वह भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। भीमबेटका साइट में 7 पहाड़ियाँ शामिल हैं। विनायक, भोरावली, भीमबेटका, लाखाजुआर, पूर्व और पश्चिम, झोद्रा और मुनि बाबा की पहाड़ी, ये 7 पहाड़ियाँ शामिल हैं। आगे देखते हैं। भीमबेटका का इतिहास बहुत पुराना है और सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू किंकाइट ने सन 1888 के दौरान एक विद्वान के पत्र के माध्यम से भीमबेटका स्थान का वर्णन किया था। भीमबेटका इतिहास बहुत पुराना है और सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू किंकाइट ने सन 1888 के दौरान एक विद्वान के पत्र के माध्यम से भीमबेटका का वर्णन किया था। उन्होंने भोजपुर क्षेत्र के आदिवासियों से मिली जानकारी के आधार पर भीमबेटका नामक इस स्थल को एक बौद्ध स्थल के रूप में स्थान दिया। आगे देखते हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल को घोषित किया। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में
राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भीमबेटका गुफा भारत में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वेसनगर। वेसनगर पूर्वी मध्य में स्थित प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम है। वेसनगर पूर्वी मध्य में स्थित प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम है। यह वेत्रवती और वेस नदी से घिरा हुआ है तथा शेष दो तरह की भूमि पर प्राचीर बनाकर नगर को एक किले का रूप प्रदान कर दिया गया था। शुंग राजाओं के शासनकाल में इस नगर का बहुत ही महत्व था। वेसनगर का शुंग राजाओं के शासनकाल में बहुत ही महत्व था। आगे देखते हैं। शुंग राजाओं के शासन के बाद भी अनेक वर्षों तक वेसनगर स्थानीय शासकों की राजधानी बना रहा। यहाँ के शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर सीमा स्थित यवन शासकों के साथ संबंध बना रखे थे। वेसनगर के शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित यवन शासकों के साथ संबंध बना रखे थे। वेसनगर में भगवान वासुदेव के सम्मान में तक्षशिला के राजा एंटीओकलिस के राजदूत हेलियोडोरस ने लगभग 135 ईसा पूर्व में एक गरुड़ ध्वज स्थापित कराया गया था। वेसनगर में वासुदेव के सम्मान में तक्षशिला के राजा एंटीओकलिस के राजदूत हेलियोडोरस ने लगभग 135 ईसा पूर्व में एक गरुड़ ध्वज स्थापित कराया गया था। ओके फ्रेंड्स।